हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फर्स्ट चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर है इसमें जो बातें बच गई थी इस चैप्टर में उसको कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी और नीट में जो क्वेश्चन है या नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं हर साल उसको हम क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। फिर बाद में अगर ज़रूरत होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं उसको। 3 टॉपिक्स जो बच गए थे, नेचर ऑफ ऑक्साइड, एनॉमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें एनॉमलस बिहेवियर डायगोनल रिलेशनशिप हम पहले कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी जब स्टडी करेंगे आप तो एनॉमलस बिहेवियर नाम से एक हेडिंग आपको मिलेगा, डायगोनल रिलेशनशिप नाम से हेडिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन एनॉमलस बिहेवियर वाले टॉपिक में ही डायगोनल रिलेशनशिप को कवर किया है उन्होंने। नेचर ऑफ ऑक्साइड हम इसके बाद देख लेंगे। देखिए, एनॉमलस का मतलब क्या होता है, ये एक लिटरेरी टर्म है। इसका मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर, तो या वेरिएशन कह सकते हैं। जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर शो करना। तो एनॉमलस बिहेवियर होता क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं। इन SNP ब्लॉक। तो एनी ग्रुप मतलब उसको डी ब्लॉक के ग्रुप्स नहीं कंसिडर करते हैं। एनॉमलस बिहेवियर जो हम स्टडी करते हैं SNP ब्लॉक में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, इन SNP ब्लॉक। सेकेंड पीरियड एलिमेंट वैसे भी अगर आप बात कर रहे हैं तो SNP ब्लॉक में ही आएगा। डी ब्लॉक जो शुरुआत होती है वो तो 4th पीरियड से शुरू होता है। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप इन SNP block shows many properties different from rest of the group members। इसके ग्रुप में जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस इज called their anomalous MA है शायद, बिहेवियर। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी माशाल्लाह ही रहती है हम लोगों की, तो स्पेलिंग में कभी कभी हो जाता है। Anomalous behavior, first element of any group, अच्छी खासी अंग्रेजी है, इतना भी बुरी नहीं है मेरी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, उसमें हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। इन SNP ब्लॉक शोज मेनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। दिस इज कॉल्ड देयर व्हाट, एनॉमलस बिहेवियर। अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना, अपने आप को दिखाना कि हम अलग हैं थोड़ा। ये सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वो करता है, सबसे पहला मेंबर जो करता है। इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों करता है ये? तो देखिए 2-3 रीजन उसके दिए गए हैं एनसीईआरटी में। स्मॉलर साइज, हाई या हायर स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है? चार्ज बाय साइज रेशियो, चार्ज डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। और अगर कटायन के लिए बात करेंगे तो यही पोलराइजिंग पावर होता है। देखिए, चार्ज बाय साइज तो कटायन एनायन किसी का भी लिया जा सकता है, लेकिन जब कटायन में होता है तो पोलराइजिंग पावर होता है। और तीसरा पॉइंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ d orbitals in
वैलेंस शेल। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का वैलेंस शेल कौन है? 2 है, और 2 में s होता है, 2 में p होता है, 2 में d नहीं होता है। s सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो इनके पास 4 ऑर्बिटल्स होता है। 4 ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल उतने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम कोई। तो 4 ऑर्बिटल है, तो इसलिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, कोवेलेंसी जिसको बोलते हैं, आगे चल के इसकी डिटेल्स और पढ़ाई जाएंगी केमिकल बॉन्डिंग में, तो इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। ये 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट ले लेते हैं या उसके हायर पीरियड का मेंबर लेते हैं, तो थर्ड से डी शुरू हो जाएगा, 3D 4D 5D सब में आएगा। तो वहाँ पर 9 या उससे ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं। अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो 3s 3p 3d, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, टोटल सम करेंगे 9 ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 9 बॉन्ड बनाने लगेगा, क्योंकि 9 स्पीसीज को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा अपने चारों तरफ। तो उनकी मैक्सिमम वैलेंसी इन जनरल जो आती है वो 6 आती है इन जनरल। क्लोरीन के केस में वो 7 भी होता है। तो ये वैलेंसी, स्पेशल केसेस, ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जानिए कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है 4 होती है, क्योंकि वैलेंस शेल में ऑर्बिटल ही 4 है। 4 से ज़्यादा बॉन्ड अगर वो चाहे भी तो नहीं बना सकते। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी बनाते हैं। तो किसी की मैक्सिमम वैलेंसी 5, किसी की 6, किसी की 7, इस तरीके से आता है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट स्मॉलर साइज, हाई स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाई साइज रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से अपने बाकी ग्रुप मेंबर से बहुत सी प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करता है। यही एनॉमलस बिहेवियर है। कौन से एलिमेंट ये शो करेंगे? ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये शो करेंगे। वैसे तो एनॉमलस बिहेवियर हीलियम भी शो करता है, वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ जो होता है उसका Z हमेशा पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे गैसेस जो नॉर्मल गैसेस लेते हैं या बाकी गैसेस, उनका पहले लेस देन पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि ग्रेटर देन 1 होता है Z का वैल्यू, और बाकी का पहले लेस देन 1 होता है, फिर बाद में ग्रेटर देन 1 होता है। तो हीलियम में एनॉमलस बिहेवियर है, लेकिन हम उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करते हैं। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, यानी फर्स्ट ग्रुप से लेके 17th ग्रुप तक की बात कर रहे हैं। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें, लिथियम बेरिलियम फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। इनके कई कंपाउंड हैं जो कोवेलेंट नेचर के रखते हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो मेटेलिक है। तो मेटल का जो ज़्यादातर कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है, क्योंकि मेटल का मेटल के साथ तो कंपाउंड नहीं बनता, वो एलॉय बनता है फिर। और मेटल का नॉन मेटल के साथ जब कंपाउंड बनेगा तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। लेकिन स्मॉलर साइज, हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से इनके कंपाउंड्स में प्रीडोमिनेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो ये इसका एनॉमलस बिहेवियर है। ऐसे ही बोरॉन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके BF4 माइनस तक बनाता है, लेकिन अगर बोरॉन का नेक्स्ट नंबर देखें 13th ग्रुप में तो एल्युमिनियम आता है, और एल्युमिनियम AlF6 -3 तक बनाता है। बोरॉन और एल्युमिनियम की जनरल वैलेंसी हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी, जनरल वैलेंसी इनकी 3 आती है, तो 3 बॉन्ड बना लेते हैं, BF3 AlF3 बन जाता है। लेकिन इसके बाद एक ऑर्बिटल खाली रहता है बोरॉन में। बोरॉन मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल हैं, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो एक और ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके एक डेटिव बॉन्ड बनाता है। डेटिव बॉन्ड की डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, तो उससे ये 4 बॉन्ड बना सकता है। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में D भी आ जाता है। एल्युमिनियम का वैलेंस शेल है 3 में S और P के सिवा D भी आ जाता है, तो D को इन्वॉल्व करके ये 6 बॉन्ड बनाता है। और NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, तो अगर इसमें हम कोवेलेंसी देखेंगे, ऑब्वियसली इसमें बोरॉन की और इसमें एल्युमिनियम की, तो इसमें कोवेलेंसी 4 होगी और इसमें 6 होगी। तो बाकी मेंबर 6 कोवेलेंसी शो करते हैं, बोरॉन 6 कोवेलेंसी शो नहीं करता। अगर यहीं पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3। ठीक है, और इसके बारे में रफ आइडिया हमने लास्ट लेक्चर में दे दिया था, और बाकी डिटेल रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर है, तो कई जगह ऐसी बात करेंगे कि ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, वो उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आगे के चैप्टर में बताएंगे। और जब हम आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर ये बात चेंज होकर कहेंगे कि देखिए इस चैप्टर में हमने ये पढ़ाया था, उस चैप्टर में वो पढ़ाया था।
तो इस तरीके से आगे पीछे की बात करते करते बात खत्म हो जाती है और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले कहते थे बाद में पढ़ाएंगे और बाद में बोलते हैं कि पहले पढ़ाए थे तो पढ़ाया कब इन्होंने। तो जब आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपको सब इसी में मिल जाएगा, और अदरवाइज इसी तरीके से सोचते रहेंगे कि वो कब पढ़ाया गया था, ये कब पढ़ाया जाएगा। तो इतनी बात काफ़ी है एनॉमलस बिहेवियर में, और लिथियम और बेरिलियम के एनॉमलस बिहेवियर की डिटेल एस ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। देखिए लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो ये एनॉमली जो होती है वो कम होती जाती है। तो लिथियम बेरिलियम में बहुत ज़्यादा एनॉमलस बिहेवियर है, तो इसलिए लिथियम बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर एस ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे खूब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर एक बात आगे कि इसको आगे पढ़ाया जाएगा एस ब्लॉक में। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? देखिए ये जो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहे हैं ये अपने ग्रुप के तो नहीं रहे, मतलब है तो अपने ही ग्रुप के, लेकिन अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ इनकी नहीं बन रही है, तो किसी और ग्रुप के मेंबर्स के साथ ये कैरेक्टर शो करते हैं, और वो जो मेंबर होता है वो डायगोनली इसके अपोजिट प्रेजेंट होता है नेक्स्ट पीरियड में, तो इस वजह से इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। कैसे देखिए, मेनी प्रॉपर्टीज of second period elements are similar to diagonally opposite element present in next period। नेक्स्ट पीरियड कौन सा है? थर्ड पीरियड। एंड नेक्स्ट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड देयर what? डायगोनल रिलेशनशिप। ये इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। अगर हम इनका एग्जांपल देखना चाहें तो पहले सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब में उतना ज़्यादा नहीं होता, लेफ्ट राइट जाने पर ये बिहेवियर भी कम होता जाता है इसलिए शुरू के कुछ मेंबर्स की बात कर लें। और थर्ड पीरियड का मेंबर आ जाएगा लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, इसके नीचे फास्फोरस। तो अब ये लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किससे होगा? मैग्नीशियम, जो कि नेक्स्ट पीरियड में भी है, नेक्स्ट ग्रुप में भी है, लिथियम से डायगोनली अपोजिट है। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किससे होगा? एल्युमिनियम से। बोरॉन का हुआ तो किससे होगा? सिलिकॉन से। कार्बन का हुआ तो किससे होगा? फास्फोरस से। वैसे बोरॉन कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप हम पढ़ते नहीं डिटेल में, और बहुत नेग्लिजिबल इसमें रिलेशन होता भी है, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम का रिलेशन, बेरिलियम एल्युमिनियम का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसको भी हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे क्योंकि लिथियम और बेरिलियम एस ब्लॉक में है। तो एस ब्लॉक में एनॉमलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप की डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये जाना एनॉमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप होता कौन है, कौन सा एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, वो तो बता दिया हमने। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उसमें कुछ तो मैच करता होगा, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट मेंबर का बाकी मेंबर से। फर्स्ट मेंबर स्मॉलर साइज के होते हैं, बाकी का साइज लार्जर होता है। इनमें हायर स्पेसिफिक चार्ज होता है, पोलराइजिंग पावर हाई होता है कैटायंस में, बाकी में लो होता है। और किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो नीचे जाने पे जो हायर स्पेसिफिक चार्ज है वो नहीं रह जाएगा, नीचे जाने पर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज कम होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होता ही होता है। एक एक्सेप्शन आपने केवल गैलियम का पढ़ा था। और डी ऑर्बिटल नीचे जाने पे मिलेंगे और पहले मेंबर में ये नहीं होते हैं। तो इन रीजंस से फर्स्ट मेंबर का प्रॉपर्टी बाकी से डिफर करता था, लेकिन इनका मैच कर रहा है। तो रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ, पहला
कंपेरेबल साइज। लिथियम मैग्नीशियम का साइज तो कंपेरेबल है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर इनके आयंस का साइज देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम का साइज तो डिफरेंट है, लेकिन बेरिलियम का आयन और एल्युमिनियम आयन का जब साइज देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। कंपेरेबल साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस, और ये क्योंकि मेटेलिक है तो यहाँ पर कैटायंस ज़्यादा, उसका कंपेयर करते हैं। और दूसरा कंपेरेबल व्हाट, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर क्या होता है? चार्ज बाई साइज। पोलराइजिंग पावर इसको नहीं बोलते हैं, चार्ज बाई साइज को तो स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, लेकिन पोलराइजिंग पावर स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा। तो ये दो रीज़न है। कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहा जा सकता है, लेकिन ये दो मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो इसलिए हमने इसका जिक्र किया है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक खास बात देखिए, ये एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहे हैं और यही एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं। तो लिथियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप मेंबर से मैच नहीं करती है, यानी जो प्रॉपर्टी एनॉमलस होती है अपने ग्रुप से, वही प्रॉपर्टी डायगोनली रिलेटेड होती है। जैसे लिथियम का ऑक्साइड जो होता है वो वीकली बेसिक होता है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी वीकली बेसिक होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड में फिर डिटेल में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ा देंगे। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, वीकली बेसिक, और बेसिक स्ट्रेंथ नीचे बढ़ता चला जाता है। लेकिन बेरिलियम एम्फोटेरिक है, बाकी कोई एम्फोटेरिक नहीं है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो जो प्रॉपर्टी इन मेंबर्स की अपने ग्रुप मेंबर से मैच नहीं कर रही है, वही प्रॉपर्टी डायगोनली रिलेटेड होती है। तो एग्जाम्पल में एक दो प्रॉपर्टी यहाँ पर देख ले रहे हैं, बाकी की डिटेल एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। lithium and magnesium forms weakly basic oxide and hydroxide, while rest of the alkali metals form what? Strongly basic oxide. Beryllium and aluminum form amphoteric, while rest form बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। आगे चल के हम ये देखेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं। मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम बनाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज हम एनॉमलस बिहेवियर डायगोनल रिलेशनशिप में देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही। तो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर जाइएगा, क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वह एस ब्लॉक में मिलेंगे। यहाँ पर बस इंट्रोडक्टरी कौन सा एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा किसके साथ, और कौन सा एलिमेंट एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा और क्यों शो करेगा, यही इसके क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, नेचर ऑफ ऑक्साइड। एनसीईआरटी में तो वैसे आखिरी नहीं है, बीच में ही दिया हुआ है। ऑक्साइड टर्म का मतलब क्या है? IDE यहां पर सफिक्स के रूप में लगा है, और ऐसे बहुत से नाम आप सुनते होंगे, हाइड्राइड, हैलाइड, ये तो कॉमन सुनते हैं। हाइड्राइड आपने कम सुना होगा, ऑक्साइड और हैलाइड सुना होगा। हाइड्राइड भी टर्म होता है, नाइट्राइड भी टर्म होता है, फॉस्फाइड भी टर्म होता है, सल्फाइड भी टर्म होता है,
तो हाइड्राइड हाइड्रोजन से रिलेटेड है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिलेटेड है, हैलाइड हैलोजन यानी एक्स से रिलेटेड है, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाएंगे, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। नाइट्रोजन से रिलेटेड है, फास्फोरस से रिलेटेड है, सल्फर से रिलेटेड है, सेलेनाइड भी होता है। हम फर्स्ट 2 मेंबर्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, और बोराइड भी होता है, बोरॉन से आएगा, कार्बाइड कार्बन से आएगा। लेकिन पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 ग्रुप तक है। 18 की बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो कंपाउंड किसने बनाया? 13, 14, 15, 16, 17। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 को बराबर तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 और बीच में बचेगा 15। तो ये 15 से 17 तक में जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे बोरॉन के जस्ट बाद एल्युमिनियम आ जाता है मेटल, और कार्बन के बाद सिलिकॉन आ जाता है मेटलॉइड, लेकिन नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर भी नॉन मेटल है, और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर फर्स्ट 2 मेंबर्स में 15 से 17 ग्रुप तक होता है। तो हम इन्हीं के नाम के आगे आइड वाला टर्म ज़्यादा पढ़ते हैं, और प्लस हाइड्रोजन तो है ही। आइड टर्म आता कब है? जब ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट चला जाता है, तब आइड टर्म लगाते हैं सफिक्स में। अब कितना नेगेटिव में जाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो H- इज द हाइड्राइड आयन। ऑक्सीजन ऑक्साइड तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो X- को हैलाइड बोलेंगे। नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो -3 इज द नाइट्राइड। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही है, तो -3 फॉस्फाइड हो गया। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन सल्फाइड। तो आइड टर्म तब आता है जब एलिमेंट अपने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। कॉमन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होता है। लेकिन ऑक्साइड में प्रीफिक्स भी लगता है, मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड। अगर IDE लगा है तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जो सबसे कॉमन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ पर ऑक्साइड जब स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हम उसको मोनोऑक्साइड मान के चलते हैं। तो ऑक्साइड का मतलब मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड का मतलब O के ऊपर -2। आगे चल के हम परऑक्साइड की भी बात करेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड में O2 के ऊपर -2 होता है, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर O2 के ऊपर -1 चार्ज होता है। और फिर ओजोनाइड में भी बात करेंगे, IDE टर्म लगेगा, इसमें O3 के ऊपर माइनस आएगा। O3 मतलब ओजोन होता है। तो एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आए और वो एटॉमिक फॉर्म में हो तब आई टर्म लगा देते हैं, कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन से हाइड्राइड, हेलोजन से हैलाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, सल्फर से सल्फाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड एंड फास्फोरस से फॉस्फाइड। इन जनरल ऑक्सीजन के जितने भी बाइनरी कंपाउंड हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, सबको ऑक्साइड बोला जाता है। इन जनरल ऑल दी बाइनरी, बाइनरी का मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट से बनने वाला कंपाउंड। तो एक तो एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, दूसरा एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, बशर्ते वो कंपाउंड बनाता हो। ऐसा नहीं कि हीलियम और नियॉन का भी ऑक्साइड बना दीजिए, जो बन रहा है उसके बारे में। इन जनरल ऑल द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, ऑक्साइड। बट ये सही नहीं है। प्रिसाइजली ऑक्साइड्स आर ओनली दोज कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बाइनरी कंपाउंड होगा, in which oxygen is more electronegative, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको ऑक्साइड कहेंगे, वो ऑक्साइड कहलाने का हकदार है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें,
तो F2O इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन rather than oxide of fluorine, while Cl2O is oxide of chlorine rather than chloride of oxygen. देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो इस बाइनरी कंपाउंड को हम ऑक्साइड न करके फ्लोराइड कहेंगे, और ऑक्सीजन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो इस बाइनरी कंपाउंड को हम ऑक्साइड कहेंगे, क्लोराइड नहीं कहेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्लोरीन का फ्लोराइड कहा जाएगा, ये भी हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। तो ऑक्साइड में भी कई वैरायटी होती है, जैसा कि हमने बताया, मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड भी होता है, लेकिन हम इन जनरल ऑक्साइड का मतलब मोनोऑक्साइड समझते हैं, यानी ऑक्सीजन के वो बाइनरी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का जो हो -2 हो। तो अगर हम ऑक्साइड सारे एलिमेंट्स का बनाएं तो ब्रॉडली 2 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जो मेटेलिक होते हैं वो मोस्टली आयनिक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक होते हैं ऑलवेज कोवेलेंट होते हैं। तो वैसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को हम आयनिक और कोवेलेंट में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर भी रखते हैं मेटल के हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, और ये बात भी हम आगे के चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसलिए यहाँ पर मोस्टली आयनिक लिखा है, क्योंकि कुछ कोवेलेंट भी हो जाते हैं मेटल के हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से। फजांस रूल आपको याद होगा, नाम तो याद होगा कम से कम। और नॉन मेटल, ऑक्सीजन खुद भी एक नॉन मेटल है, तो जब नॉन मेटल से कंबाइन करेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, और मेटल जब नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड तो बनता है आयनिक, लेकिन उसमें हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से कुछ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने एनॉमलस बिहेवियर में भी पढ़ाया था। तो ये आयनिक है और ये कोवेलेंट। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो 2 नेचर होता है उनका, मोस्टली बेसिक, few are amphoteric। नॉन मेटेलिक ये भी 2 तरीके के होते हैं, few are न्यूट्रल। मोस्टली क्या होंगे फिर? एसिडिक। तो इस तरीके से हम एसिडिक बेसिक नेचर के बेसिस पे देखें तो 4 तरीके के ऑक्साइड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल और एसिडिक। ए को भी तवज्जो दिया जाए थोड़ा। एसिडिक, ये 4 जो क्लासिफिकेशन है ये इन ऑक्साइड के रिएक्शंस के बेसिस पर है, एसिड, बेस और वाटर से। reacts with acid,
बेस एंड वाटर। देखिए जो बेसिक ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट। लेकिन बेसिक वाला बेसिक या बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। जो एम्फोटेरिक है, एम्फो का मतलब होता है बोथ, एम्फीबियन, एम्फ टर्म का मतलब होता है बोथ, तो ये एसिडिक से भी रिएक्ट करेगा और बेसिक, यानी इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, बेसिक कैरेक्टर भी होता है। तो ये अपने एसिडिक नेचर की वजह से बेस से रिएक्ट करेगा, बेसिक नेचर की वजह से एसिड, ये दोनों कैरेक्टर शो करता है। न्यूट्रल का मतलब न तो ये एसिडिक है, न तो बेसिक, न तो एसिड से रिएक्ट करेगा, न तो बेसिक से रिएक्ट करेगा। और जो सिर्फ बेस से रिएक्ट करे वो एसिडिक, यानी जो रिएक्शन होता है वो अपोजिट नेचर वालों में होता है। तो जो सिर्फ एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेस से नहीं, वो खुद बेसिक है। जो सिर्फ बेस से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से नहीं कर रहा है, वो एसिडिक है। जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है वो एम्फोटेरिक है, और जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा वो न्यूट्रल्स। ये जो ऑक्साइड हैं, अगर वो एसिड और बेस किसी से भी रिएक्ट कर रहे हैं तो वो वाटर से भी रिएक्ट करेंगे, और अगर वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये एसिडिक से रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, सॉरी बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा लेकिन वाटर से रिएक्ट करेगा। ये दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये वाटर से भी रिएक्ट करेंगे। ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो किसी से भी रिएक्ट कर रहा है वो वाटर से जरूर रिएक्ट करेगा। तो ये बेस से तो रिएक्ट कर रहा है, भले ही एसिड से नहीं करे, लेकिन वाटर से जरूर करेगा। अच्छा, अब यहां पर एक खास बात क्या कि जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वाटर से रिएक्शन करके ये बनाते क्या है, गिव्स करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब अगर बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल में दो ही चीजें होती हैं। और अगर वीकली बेसिक ऑक्साइड है तो वीकली बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड है तो स्ट्रांगली बेसिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। न्यूट्रल तो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं करनी है इनको। लेकिन जो एसिडिक हैं जब वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, ये तो सारे एसिडिक ही हैं, लेकिन जो वीकली एसिडिक ऑक्साइड है वो वीकली एसिडिक ऑक्सी एसिड बनाएगा। जो स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्साइड है वो स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्सी एसिड बनाएगा। तो इसका मतलब नॉन मेटल या कोवेलेंट ऑक्साइड, नॉन मेटलिक या कोवेलेंट ऑक्साइड जो होते हैं वो जो एसिडिक हैं वो तो ऑक्सी एसिड बनाते हैं। जो न्यूट्रल ऑक्साइड है वो कुछ नहीं बनाते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो भी मेटल के यानी आयनिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर से रिएक्शन के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी एसिड दोनों में OH ग्रुप होता है। इसकी भी डिटेल पी ब्लॉक में बाद में पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन थोड़ी बात हम जानते चले अभी कि इन दोनों में OH ग्रुप होता है। लेकिन इसमें OH ग्रुप मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, और इसमें OH ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए नॉन मेटल से जुड़ा होता है। तो OH ग्रुप अगर मेटल से जुड़ा है तो OH माइनस ग्रुप में निकलता है तो वो बेस बन जाता है, और अगर OH ग्रुप नॉन मेटल से जुड़ गया है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए तो ये H+ रिलीज करता है और ये एसिडिक ग्रुप की तरह काम करता है। तो ये डिटेल फिर से हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, लेकिन अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। कुछ और बातें इनके बारे में जानिए। करस्पॉन्डिंग तो हो गया, लेकिन मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके ऑक्साइड में आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बोथ is directly proportional to the ionic character. जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक नेचर ऑफ मेटल। मेटल जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा ऑक्साइड, उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर रखेगा ऑक्साइड। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है और स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है।
तो ये बात भी यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, किसका? ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। पते की बात है, नोट कर लीजिएगा। स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी वैसे आगे पढ़ाया जाएगा इस ब्लॉक में, लेकिन जो होता चल रहा है उसको करते चल रहे हैं। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ व्हाट? आयनिक या मेटेलिक ऑक्साइड्स। इसका मतलब ये नहीं कि जो कोवेलेंट वाले वो अनस्टेबल हो गए। ये जो बात की है स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ये सिर्फ मेटेलिक या आयनिक ऑक्साइड की बात किया है। तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब कुछ उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर बात करते हैं, इनका तो कुछ बात करना ही नहीं है, ये तो अपने आप में मस्त है। ना तो किसी से रिएक्ट करना है, ना किसी से बात करना है, ना तो वाटर में घुलना है। वाटर में डिजॉल्व होते हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से। कोई भी चीज़, हर गैस वाटर में मोर और लेस डिजॉल्व होता ही होता है। तो अगर हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें या ऑक्सी एसिड्स की उनकी बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सी एसिड्स उनकी बात करें, ऑक्सी एसिड्स को बक्स देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। तो इसका डिटेल हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, यकीन रखिए। लेकिन ऑक्साइड की बात अभी कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक भी ऑक्साइड चल रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट ऑक्साइड्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, दो बातें हैं। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल नॉन मेटलिक एटम, यानी ऑक्सीजन जिसके साथ कंबाइन किया वो। दूसरा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल नॉन मेटेलिक एटम। देखिए, अगर दोनों चीजें वेरी कर रही हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन जनरल, और क्वेश्चन इन जनरल ही बनते हैं। तो अगर एक ही एलिमेंट कई ऑक्साइड बना ले, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, फास्फोरस का ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत कॉमनली सुनते हैं आप। तो जब सेम एलिमेंट के कई ऑक्साइड बनते हैं तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी SO2 से ज़्यादा एसिडिक SO3 रहेगा। ये बातें लिख के बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, फिर इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें। तो जो ऑक्साइड्स हमें पढ़ा था, नेचर ऑफ ऑक्साइड, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक और आयनिक डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक और आयनिक ऑक्साइड्स increases with increase in metallic character। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें, डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर क्या है? बढ़ता जाता है। तो अगर हम एल्कली मेटल में बात करें तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, फ्रेंसियम ऑक्साइड में जो बेसिक कैरेक्टर वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। इनका बेसिक कैरेक्टर।
अब इसमें भी जो लिथियम का ऑक्साइड है वो वीकली बेसिक है और बाकी ऑक्साइड जो है वो स्ट्रांगली बेसिक है। ये लिथियम ऑक्साइड का एनॉमलस बिहेवियर होता है, लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर है। और ये सब इक्वली स्ट्रांग नहीं होंगे, इनका भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, या एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो कम होता चला जा रहा है। ये काम हम सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी कंपेयर करें तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांसियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, रेडियम ऑक्साइड। देखिए रेडियो एक्टिविटी से कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है तो कंपाउंड नहीं बनाएगा। कंपाउंड जो जैसे बनाते हैं बाकी एलिमेंट्स वैसे उस ग्रुप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बनाते हैं। फ्रांसियम और रेडियम एग्जाम्पल है। तो इनका भी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा कि ये ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है। अब अगर इसमें बहुत प्रिसाइजली हम देखें तो बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। एक चीज पिछले चार्ट में छूट गया था जिसके बारे में हम फिर से बात कर लेंगे। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है वीकली बेसिक है और ये रिलेटिवली स्ट्रांगली बेसिक होंगे, लेकिन ये एस ब्लॉक के मेटल से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपस में रिलेटिवली स्ट्रांग है, इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये देखिए डायगोनल रिलेशनशिप हो गया लिथियम का मैग्नीशियम से। ऐसे ही एल्युमिनियम का ऑक्साइड देखेंगे तो वो भी एम्फोटेरिक होता है, तो बेरिलियम से एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप। अगर हम 13 ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। बोरॉन का ऑक्साइड होता है B2O3, याद कीजिए 13 ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +3 होता है। तो एल्कली मेटल +1 वाले ऑक्साइड बनाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2 वाले। और 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सब के सब क्या बनाएंगे, +3 वाला। बोरॉन हमने बताया था कुछ बुक्स में इसको मेटलॉइड में रखा जाता है और कुछ में नॉन मेटल में। और एल्युमिनियम ऑनवर्ड सारे के सारे मेटल हैं, तो Al2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3। ठीक है, इसके बारे में एक पूरी कहानी है। थोड़ा सा हिंट हमने किया था कि थैलियम में +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बताया था। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम का +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर भी हम इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, उसके बारे में बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और अगर हम इसको बहुत फाइन लेवल पे देखें तो ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है। एक्चुअली एल्युमिनियम और गैलियम दोनों ही एम्फोटेरिक है। और उसके बाद ये बेसिक हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये वीकली बेसिक होंगे। तो आप देखिए बेरिलियम और एल्युमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप भी हो गया। बेरिलियम का एनॉमलस बिहेवियर हो गया, बाकी ग्रुप मेंबर के जैसा ऑक्साइड नहीं बना रहा है। एल्युमिनियम के जैसा ऑक्साइड बना रहा है तो ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। तो ये एक कैरेक्टर हो गया। मेटल के ऑक्साइड्स की बात अगर हम देखें तो कंप्लीट कर लिया हमने मेटलिक कैरेक्टर के बेसिस पर। अब अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें, एसिडिक strength of covalent oxides increases with a increase in percentage of oxygen। ऑक्सीजन का परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा, अगर एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। और ऑक्सीजन जैसे से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेंट्रल नॉन मेटेलिक एटम का बढ़ता जाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल नॉन मेटेलिक एटम, ये बात मेटल में भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसका एग्जांपल हम बाद में लेंगे। पहले नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड्स बनाता है, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। N2O4 डिकम्पोज करके, डिसोसिएट करके NO2 भी बनाता है और N2O2 भी NO के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है डिसोसिएट करके।
बाकी ये ऑक्साइड्स हैं। अगर हम यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो बढ़ता जा रहा है, और देखिए नाइट्रोजन का नंबर सेम है लेकिन ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसका +2 है, ये +3 वाला है, ये +4 है और ये +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल नॉन मेटल एटम बढ़ता जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आप क्लोरीन का भी देखेंगे तो Cl2O से ज़्यादा एसिडिक ClO2 होगा, इससे ज़्यादा Cl2O5 होगा, इससे ज़्यादा Cl2O7 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +4, +5, +7। जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में आ रहा है उसको बाद में समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत हमने हिंट किया था लास्ट लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। ये देखिए टोटल चार्ज इनके ऊपर, तो मॉलिक्यूल के ऊपर 0 रखा गया है। हर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो अगर हर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो हर क्लोरीन के ऊपर कितना प्लस चार्ज रखें कि टोटल चार्ज 0 आ जाए, यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता देगा। जैसे एक हम निकाल के दिखा दे रहे हैं कि हमको अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम इसको x मान लेंगे। एक क्लोरीन का x तो 2 का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 5 ऑक्सीजन का, हर ऑक्सीजन का -2 रखेंगे और टोटल वैल्यू 0 आना चाहिए। तो 2x - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा +10, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हर एटम का आया है और ये पूरा एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें हम ये बात पढ़ाएंगे। The concept is also applicable to different oxides of same metal। देखिए एक ही मेटल डिफरेंट ऑक्साइड बनाए, इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ऐसा डी ब्लॉक में होता है। मैग्नीज MnO, Mn2O3, Mn2O, MnO2, Mn2O5, MnO3, Mn2O7, ये मैग्नीज के ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीज मेटल है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखें तो +2 है, फिर +3 है, फिर +4 है, फिर +5 है, फिर +6 है और फिर फाइनली +7 है। देखिए जो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो जितने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाएंगे वो उतना आयनिक कैरेक्टर रखेगा, और पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो MnO से लेकर Mn2O7 तक कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से देखिए जो इतना ज़्यादा रेंज बनाते हैं उनमें जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली मेटलिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और ये जो हायर वाले होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो ये जो बीच वाला जो बचेगा वो क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होंगे। अब कहीं कहीं किसी किताब में आपको Mn2O5 एसिडिक में भी मिल सकता है। देखिए जो एम्फोटेरिक है उसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है, लेकिन कोई एक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट होता है। तो अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट है तो किसी किताब में इसको एसिडिक में डाल सकते हैं, किसी किताब में इसको बेसिक में मिल सकता है, जैसे MnO2 कहीं भी बेसिक मिल सकता है। लेकिन MnO2 मैक्सिमम बुक्स में, मतलब जितना हमने जाना है, सब में एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में देता है। तो हायर ऑक्साइड जो हो जाते हैं, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बनने वाला जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है, कम ऑक्सीजन के साथ बनता है, वो बेसिक होता है, और बीच में एम्फोटेरिक भी होते हैं। लेकिन ऐसा वही मेटल शो कर सकते हैं जिनका जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा मैग्नीज के साथ क्रोमियम में भी मिलता है।
और अगर बहुत ज़्यादा रेंज की बात ना करें, फिर भी ऑक्सीजन के बढ़ने की बात करें, तो आप आगे चल के पढ़ेंगे एस ब्लॉक के मेटल 3 तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी बदलेगा ऑब्वियसली। तो अगर आप देखेंगे K2O, K2O2 एंड KO2, ये 3 तरीके के ऑक्साइड्स हैं। इनको मोनोऑक्साइड बोलेंगे, इसको परऑक्साइड बोलेंगे, इसको सुपर ऑक्साइड, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिए मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं चेंज हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ आप यहाँ पर ज़्यादा बोल सकते हैं, KO2 इज मोर एसिडिक। तो ये तो हो गया सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं। अब अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इंक्रीज इन नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये सेम ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे नाइट्रोजन N2O5 बनाता है, फास्फोरस P2O5 बनाता है। अब दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +5+5 है, लेकिन इनमें से ज्यादा नॉन मेटलिक कौन है? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे ही सिमिलरली सल्फर का डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर का ट्राइऑक्साइड भी बनता है। अब सल्फर दोनों नॉन मेटलिक हैं? नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गया, इसकी बात नहीं करते हम बात करते हैं 14th ग्रुप में कार्बन का डाइऑक्साइड और सिलिकॉन का डाइऑक्साइड। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो +4 मिलेगा, कार्बन का और सिलिकॉन का। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? कार्बन का सिलिकॉन से ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर एलिमेंट भी बदल जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल जाए, यहाँ पर क्या है, एलिमेंट तो बदल रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बेसिस पे। लेकिन अगर एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बदल जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए हर एलिमेंट का अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना के देखते हैं। तो हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन +7 में जाता नहीं, लेकिन क्लोरीन जाता है, Cl2O7। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड होता नहीं है, सल्फर का ऑक्साइड हाईएस्ट होता है, +6 वाला SO3। ऑक्सीजन के पहले नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन भी पेंटाऑक्साइड बनाता है, +5 वाला, फास्फोरस भी बनाता है। अब चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा एसिडिक रखता है इसलिए हम नाइट्रोजन की बात करेंगे। देखिए क्लोरीन फैमिली में फ्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनता, तो फ्लोरीन बनाया ही नहीं हमने। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का नहीं बनता तो सल्फर का बना दिया जो मोस्ट एसिडिक है। तो अपने अपने ग्रुप का जो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है उनको कंपेयर कर रहे हैं। ये 17th ग्रुप का मोस्ट एसिडिक, ये 16th ग्रुप का मोस्ट एसिडिक, और ये 15th ग्रुप का मोस्ट एसिडिक, और इसके बाद 14th ग्रुप का मोस्ट एसिडिक कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन से ज़्यादा होगा। 13th ग्रुप में मोस्ट एसिडिक कौन है? B2O3, और इसके पहले जाएंगे तब तो मेटेलिक हो जाएगा और वो बेसिक हो जाते हैं। इनमें अगर हम देखें तो इनमें देखिए एलिमेंट भी बदल गया और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदल रहा है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7, 6, 5, 4, 3। अब अगर हम क्लोरीन और सल्फर में देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होना ही होना है। सल्फर और नाइट्रोजन में देखें तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो सेकंड कंसेप्ट के बेसिस पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सल्फर का ज़्यादा है, तो फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो पहला कंसेप्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, यानी SO3 इज मोर एसिडिक देन व्हाट? N2O5। नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एसिडिक होगा। कार्बन बोरॉन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है, तो कार्बन का ही भी ज़्यादा होगा। यानी इन दोनों कंसेप्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पहला ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, दूसरा कम। तो इस तरीके से हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड देख लिया। अब हमने रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ देख लिया। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 4 ऑप्शन में 4 ऑक्साइड लिख देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो हम एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक की पहचान करें। अगर मेटेलिक या आयनिक ऑक्साइड में देखिए तो बोला गया था मोस्टली क्या है, बेसिक, फ्यू आर एम्फोटेरिक। तो मेटल में जो फ्यू है, कुछ है, हम उनको याद रखेंगे, बाकी सब बेसिक। और जितना ज़्यादा मेटलिक करेक्टर उतना ज़्यादा बेसिक। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जितना लेफ्ट, जितना डाउन वाला मेटल रहेगा उतना ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, जितना राइट, जितना अप वाला नॉन मेटल रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो अगर हम एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का देखें पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट राइट बेसिक से एसिडिक बढ़ रहा है, यानी बेसिक करेक्टर कम हो रहा है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। और टॉप टू बॉटम अगर देखें तो टॉप टू बॉटम में बेसिक करेक्टर बढ़ेगा और एसिडिक करेक्टर कम होगा। कोई भी एक कंसेप्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पूछ देता है 4 ऑप्शन लिख के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो आप देखिए पहले अगर अलग अलग एलिमेंट का बना है तो देखिए कौन सा एलिमेंट है जो लेफ्ट मोस्ट और डाउन मोस्ट है। तो लेफ्ट मोस्ट, डाउन मोस्ट वाला मोस्ट बेसिक हो जाएगा, राइट मोस्ट, अपोस्ट वाला मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। वहां पर भी कंफ्यूजन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सी बातें पढ़ाई गई हैं, कोई ना कोई काम जरूर आएगा। तो अब आखिरी पॉइंट, इसको हम कंक्लूड करते वक्त देखते हैं एम्फोटेरिक कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं। न्यूट्रल को छोड़ के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। एम्फोटेरिक वाला हम याद रखेंगे, उनको छोड़ के बाकी जितने मेटल वाले हैं सबके सब बेसिक हो जाएंगे। जितना ज़्यादा मेटलिक करेक्टर उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर, जितना ज़्यादा नॉन मेटलिक करेक्टर उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर। ऑक्साइड्स में हमने बात किया था मेटलिक जो कि आयनिक होते हैं मोस्टली, और नॉन मेटलिक जो कि कोवेलेंट होते हैं, मोस्टली ऑलवेज कोवेलेंट होते हैं। मेटल का में कोवेलेंट करेक्टर भी आ सकता है, जैसा कि हम Mn2O7 के बारे में बात किया था। ये मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक। फ्यू आर एम्फोटेरिक। तो वो कुछ लोग कौन है जो एम्फोटेरिक है, सिर्फ यही याद रखेंगे। बाकी जितने भी मेटल का ऑक्साइड मिलेंगे सबको बेसिक बोल दीजिएगा। इसमें आपने पढ़ा होगा फ्यू आर न्यूट्रल। तो कौन से न्यूट्रल हैं और मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक। तो जो बच जाएगा वो सारा एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा न्यूट्रल वाले में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और NO जिसका डायमर होता है N2O2। नाम लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। नाइट्रोजन में इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, कॉमन नेम है। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं, और नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। एक स्टॉक नोटेशन होता है, उसमें नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड बोला गया। इसका मतलब नाइट्रोजन का वो ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो ये नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड कॉमन नेम है। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फार्मूला बेस्ड नेम है, और इसका कॉमन नेम जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का डायमर होता है N2O2, वो भी लिखेगा तब भी न्यूट्रली मान के चलेंगे। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं इसका नाम। और वैसे डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी इसी के डायमर को बोलते हैं। सो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में पहले S ब्लॉक है, फिर बीच में D ब्लॉक है, और फिर लास्ट में P ब्लॉक है। ठीक है। S ब्लॉक में सिर्फ एक एम्फोटेरिक होता है, बेरिलियम। ठीक है।
सेकेंड ग्रुप का पहला मेंबर है। डी ब्लॉक में जिंक, जिंक का पड़ोसी गैलियम, गैलियम के ऊपर वाला एल्युमिनियम, उसके ऊपर बोरॉन एसिडिक होता है, अभी हमने देखा था। और ये 13th ग्रुप में हो गया। और 14th ग्रुप में कार्बन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आता है, उसके नीचे आता है टिन और लेड। ये एक लक्ष्मण रेखा खींच लीजिएगा। कौन कौन से? बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, गैलियम, टिन और लेड, इनके सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम का सिर्फ एक ऑक्साइड बनता है BeO, जिंक का एक ही ऑक्साइड बनता है ZnO, ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एल्युमिनियम का सिर्फ एक ही बनता है Al2O3। गैलियम का बनता तो 2 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक है Ga2O3। Sn के 2 ऑक्साइड बनते हैं, SnO, SnO2, दोनों ही एम्फोटेरिक हैं। लेड के 3 ऑक्साइड हैं, PbO, PbO2 एंड Pb3O4, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। यानी इन मेंबर्स के जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं सब के सब क्या हैं? एम्फोटेरिक। इसके सिवाय एक बात हमने अभी देखी थी, मैग्नीज में MnO2 जो था एम्फोटेरिक था, उसके लोअर ऑक्साइड बेसिक थे, हायर ऑक्साइड क्या थे? एसिडिक। तो यहां पर 2 केस और लिख दे रहे हैं हम, Mn एंड क्रोमियम, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसमें खास बात रहेगा कि इनका जो इंटरमीडिएट ऑक्साइड होगा, बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक है। इनके हायर ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, हाईएस्ट वाले, और लोअर ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो इस तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखिए, बाकी जो भी मेटेलिक ऑक्साइड बचे सबको बेसिक बना दीजिए, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बने सब एसिडिक हो गए। तो इस तरीके से नेचर ऑफ ऑक्साइड का कंसेप्ट खत्म हो गया, हमारा क्लियर हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे Pb3O4, ये कोई प्योर ऑक्साइड नहीं है, ये PbO और PbO2 का मिक्सचर है। लेड के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाया हमने। ये 14th ग्रुप का मेंबर है, वहाँ पर देखिएगा -4 से +4 तक होता है, और +4 के सिवा +2 भी आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जिसके बारे में हमने बोला था कि हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये +2 और +4 का मिक्सचर है। अब ये Pb3O4 कैसे होता है? इसमें 2 PbO हैं और 1 PbO4 है। तो Pb3O4 में 3 में से 2 लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और 1 लेड का +4 है। तो इनका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +8/3 आएगा। ऐसे ही आयरन का ऑक्साइड होता है Fe3O4, लेकिन आयरन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता है, +4 नहीं होता है। सो दैट इज द मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो यहाँ Fe3O4 में एक आयरन जो है वो +2 स्टेट वाला है और 2 आयरन +3 स्टेट वाला है। तो जहाँ पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का आने लगे उसको मेटल के ऑक्साइड्स को बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो Pb3O4, Fe3O4 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? मिक्स्ड ऑक्साइड। तो इस तरीके से ऑक्साइड की बात कंप्लीट कर ली हमने, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। और एक बात और है जो NCERT का पार्ट तो नहीं है, लेकिन 8th ग्रुप का कंसेप्ट जो है, 8th ग्रुप तो नहीं, 8th पीरियड का कंसेप्ट, मॉडर्न प्रैक्टिकल में 7 पीरियड है और उसके सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अगला एलिमेंट आएगा तो कहाँ जाएगा? ये प्रपोज्ड है 8th ग्रुप कैसे, सॉरी बार ग्रुप निकल रहा है, 8th पीरियड किस तरीके से रखा जाएगा उसके बारे में अगर हम अभी बताएंगे तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो एज पर NCERT हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले हम पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, NCERT से और नीट में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनका, और कुछ अलग सी बातें जो NCERT के सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से लगा सकते हैं, NCERT रीड कर जाइए, उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम्पल्स तक सॉल्व कर लीजिए, एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट पढ़ जाइए, और लाइंस के बीच जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस, ये भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, और
उसी लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लेंगे शुरुआत में। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।